हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की सेशन में। मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग अभी क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में जैसा कि इसमें दो ब्लॉक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है 4 ब्लॉक्स में, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक क्लास 11th में पढ़ना रहता है और डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12th में पढ़ना है। उसमें से पहले हमने शुरू किया क्या, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एफ ब्लॉक पे आएंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक का ये 5वां लेक्चर है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसमें से स्पेशली 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स, 3D सीरीज वाले मेटल, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम से लेके जिंक तक के ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 3D सीरीज के जो मेटल्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन, ये कंपाउंड बनाते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, राइट। 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हमें इन डिटेल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है हमारा क्लास 12th में ही। डी एंड एफ ब्लॉक के बाद हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन मेटल, स्पेशली 3D सीरीज वाले जो मेटल्स हैं, ठीक है, उसमें 4D 5D वाले भी हम पढ़ेंगे, बट स्पेशली उसमें फोकस रहता है 3D सीरीज वाले मेटल्स के बारे में, जो कि कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। उसके बारे में, उसके बॉन्डिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, उसके ऑर्बिटल अरेंजमेंट, ऑर्बिटल के बारे में सब कुछ इन डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमें ये पढ़ना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो 3D सीरीज वाले जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और काफी अच्छे कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, राइट। इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो खोजा गया था जब फर्स्ट टाइम, तो उसके पीछे का भी रीजन जो था वो कलर ही था। कोबाल्ट का पहला कॉम्प्लेक्स किसी एक साइंटिस्ट ने बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि काफी सारे कलर के कंपाउंड्स बन रहे हैं एक ही मेटल्स के, सिर्फ उसमें लिगेंड का अमाउंट, ठीक है, कोबाल्ट का अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, रिएक्शन करवा रहे थे, बस लिगेंड का अमाउंट थोड़ा सा चेंज किए थे तो काफी सारे डिफरेंट कलर के कंपाउंड्स बन गए थे, राइट। तो कलर की वजह से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी ये खोज होता है और फिर वहीं से आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आगे बढ़ जाती है। तो हम आज पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर कोऑर्डिनेशन, ये 3D मेटल्स जो हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो 3D मेटल, स्पेशली मुझे 3D के बारे में पढ़ना है हमें, तो हम 3D के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं और कलर्ड कंपाउंड बनाते क्यों हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। colored compound of D block element। ठीक है, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मटेरियल जो कलर्ड होता है, ठीक है, वो कलर आखिर शो क्यों करता है, ठीक है। आप जहां पढ़ रहे होंगे, आपकी कॉपी का जो कवर होगा वो किसी कलर का होगा, रेड ब्लू, ठीक है। आपका पेन का कलर किसी कलर का होगा, आप जिस पेन से लिख रहे होंगे वो ब्लू कलर का हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है। तो आखिर कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, हम कंपाउंड पे बाद में आएंगे, लेकिन कोई भी सब्सटेंस कलर क्यों शो करता है, कलर क्यों दिखता है, ठीक है, कोई रेड कोई व्हाइट। तो ये जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस हमें दिखाई क्यों देता है, ठीक है। जैसे आपके सामने कॉपी रखा हुआ है, कॉपी दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रहा है, सामने दीवार होगा, दीवार दिखाई दे रहा होगा। तो कोई भी कंपाउंड हमें दिखाई क्यों देता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे क्लास 8, 9, 10 में, कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरता है, ठीक है, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक, कोई सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और जब ये रिफ्लेक्ट होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, अगर ये मेरी आंखों तक जाते हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मेरी आंख में आती है, तो ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। मतलब हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं, इसका मतलब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ रही है, ठीक है। तो मेजर सोर्स ऑफ लाइट जो है अर्थ पे, वो क्या है, हमारा सन, ठीक है। लाइट हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी जनरेट कर सकते हैं, बल्ब जला करके, राइट। बट द मेजर सोर्स ऑफ लाइट जो है हमारे धरती पे, वो क्या है, हमारा सन। सन से क्या आता है हमारे पास, सन लाइट। और जब हम यहाँ पे जरा सा साइंटिफिक टर्म में अगर हम लाइट को रिप्रेजेंट करना चाहे, तो हम लाइट को लाइट नहीं, रेडिएशन कहेंगे, ठीक है। सन से क्या आता है हमारे पास, लाइट आता है, उससे ज्यादा अच्छा होगा, सन से हमारे पास क्या आता है, रेडिएशन आते हैं, ठीक है। और सन से आने वाले रेडिएशन जो है ना, वो जो हमें दिखाई देता है, सिर्फ वही रेडिएशन नहीं आता है, उसके अलावा भी उससे कई गुना
अलग अलग प्रकार के भी रेडिएशंस आते हैं। देखो कैसे, ठीक है, सन, सूरज की जो लाइट है, सूरज से जो निकलने वाले रेडिएशन हैं, जो लाइट है, ठीक है, मैं रेडिएशन टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, जो रेडिएशन उससे निकलते हैं, अगर उसे मैं यहाँ पे लिस्ट करना चाहूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और सन से निकलने वाले जो रेडिएशन हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, ठीक है। और कोई भी वेव का अपना एक वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम सनलाइट से निकलने वाले रेडिएशन जो है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, ठीक है। तो जो सबसे लो वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन सन से आता है उसे हम कहते हैं रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है। इससे भी और लो आते हैं, बट साइंटिफिक टर्म में हम जो कंसीडर करते हैं सन से आने वाले रेडिएशंस, वो जो है वो रेडियो वेव तक ही कंसीडर करते हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। इससे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो होता है माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव का, ठीक। इससे ज़्यादा आता है इंफ्रा, IN, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, ठीक है, ठीक है। सनलाइट से, सन से जो निकलने वाले रेडिएशन हैं उसमें ये सब भी होते हैं, बट ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास यहां विजिबल, विजिबल वेव, ठीक है। एक्चुअली जो ये विजिबल वेव है, ठीक है, ये जो विजिबल वेव है यहां से यहां तक, इसका वेवलेंथ, मैं इन सब का वेवलेंथ यहां लिखना नहीं चाहूंगा, जो हमें आवश्यक है उसके बारे में मैं यहां पे जिक्र करूंगा। 780 नैनोमीटर से लेकर के 380 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होता है, ठीक है। ये इस रेंज का जो वेवलेंथ है, इस रेंज का जो रेडिएशन है, इसे हम विजिबल रेडिएशन कहते हैं। और एक्चुअली सन से आने वाले रेडिएशन जो हमें दिखाई देता है वो यही रेडिएशन है। सन से ये सब भी आते हैं, लेकिन हमें ये सभी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक। इसके बाद आता है UV, ठीक है, UV, अल्ट्रावायलेट रे। ये क्या होता है, ओजोन लेयर जो धरती के ऊपर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और ये अगर धरती पे आ गया तो लाइफ फॉर्म्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली खत्म कर देगा, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये ओजोन से ही बाहर निकल जाता है। इससे आगे आता है हमारा एक्सरे, ठीक है, एक्सरे। एक्सरे ये भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है यूवी के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसका यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सरे जब आपका हाथ का हड्डी टूट जाता है, जब भी शरीर का कोई हड्डी टूट जाता है, तो ये डिटेक्ट करने के लिए इस रेडिएशन का यूज किया जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे एक्सरे का जो यूज किया जाता है हड्डी को डिटेक्ट करने के लिए, बहुत ही लो इंटेंसिटी की एक्सरे यूज की जाती है। हाई इंटेंसिटी की अगर एक्सरे यूज की गई आपकी हाथ की हड्डी को डिटेक्ट करने के लिए, तो मे बी आपका हाथ को खराब कर सकता है। बहुत ही लो इंटेंसिटी की एक्सरे यूज की जाती है, ठीक है। और इसका ये एक्सरे है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता होगा कि 2 या 3 महीने में एक ही बार एक्सरे करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, इसकी जो रेडिएशन की जो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये शरीर को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो ये एक्सरे है, इससे ज्यादा एनर्जी होता है किसका, गामा रे का, ठीक। और इसके बाद इधर आते हैं कॉस्मिक रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज, जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ठीक। तो देखो, सन से इतने सारे रेडिएशंस निकलते हैं और हमारे धरती की तरफ आते हैं, जिसमें से ये सभी जो है वो बाहर निकल जाते हैं, यूवी ओजोन से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाता है, धरती पे आता ही नहीं, वापस स्पेस में चला जाता है। इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो वेव जो है, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, अगर यदि धरती पे आया भी तो हमें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। रेडियो वेव का यूज किया जाता है, ये रेडियो वेव का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक। माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन का नाम सुने होंगे आप उसमें। और जो विजिबल है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें जिक्र करना है, ठीक है। तो देखो, ये जो है, ये कंप्लीटली विजिबल रेडिएशन जो है, ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का। कंप्लीट जो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक का जो रेडिएशन है, अगर कंप्लीट है आ रहा है सन की लाइट से, या फिर जो व्हाइट कलर का जो LED बल्ब होता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का दिखाई देता है,
उसका भी वेवलेंथ का रेंज कुछ ऐसा ही होता है, जो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा, वहां से फिर वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आई, हमें वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व होता है, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देता है। बात समझ में आई? कैसे दिखाई देता है? जब ये विजिबल रेडिएशन जो है, ठीक है, विजिबल रे जो है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है तो वहां से जो लाइट, जो ये विजिबल रे जो है रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों तक आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कलर क्यों शो करता है, कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई पिंक, कोई येलो, तो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कलर शो कर रहा है तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इन डिटेल और जाना पड़ेगा। और उसके लिए अब इस जो विजिबल जो रेडिएशन था, विजिबल रे जो था, जिसका वेवलेंथ क्या है हमारा 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक, ठीक है, ठीक है। ये कलेक्टिवली व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब इसे प्रिज्म से पास किया जाता है, जब इसे प्रिज्म से पास किया जाता है, ठीक है, ये काफी सारे कलर्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा आपने। यहां पे अगर आप एक प्लेट रख दे या पर्दा रख दे तो आपको ये विजिबल लाइट है, ये कई सारे अलग अलग कलर के लाइट में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है रेड, ठीक है, यहां पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा रेड, ठीक, ऑरेंज, येलो, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। ये 6 कलर में, मेजरली ये 6 कलर में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर, ठीक है, इसे याद करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर, वाई वो आर। इसका मतलब ये है कि ये जो विजिबल रे है जो हमें व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का ही नहीं है, ये मिश्रण है इन 6 कलर के लाइट का, ठीक है। तो यही होता है जब हम इस विजिबल रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब गिरता है और अगर वो ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब वहां से विजिबल रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का दिखाई दे, ये रेड कलर का या ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो ये है कि अगर मैं इस विजिबल रेडिएशन को सबसे पहले क्या करूंगा, एक ये हमारा क्या है विजिबल, ठीक है, यहां से 380 नैनोमीटर, ये यूनिट जो है वो नैनोमीटर में, मैं सिर्फ नंबर लिखते जाऊंगा। 380 नैनोमीटर से लेकर के 430 नैनोमीटर तक का जो वेवलेंथ होता है, 380 से 780 तक का जो है वो विजिबल रेडिएशन था जो हमें व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा था, लेकिन 380 से 430 का तक का जो रेडिएशन है ये जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, ठीक। 430 से 460 नैनोमीटर तक का जो रेडिएशन है ये डार्क ब्लू कलर का होता है, ठीक है। 430 से 460 से 490 तक का जो रेडिएशन है, ठीक है, नैनोमीटर तक का रेडिएशन है, ये लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये लाइट ब्लू कलर का होता है। और 490 से अगर हम देखें 525 नैनोमीटर तक का जो रेडिएशन है ये डार्क ग्रीन होता है, ठीक। 490 से 525 से लेकर के 560 तक का जो रेडिएशन होता है, ठीक है, 560 तक का रेडिएशन होता है, ये लाइट ग्रीन होता है, ठीक। 560 से लेकर के 580 तक का जो रेडिएशन होता है, 580 तक का जो रेडिएशन होता है ये होता है येलो, ठीक है। और 580 से 650 तक का जो रेडिएशन होता है ये होता है हमारा ऑरेंज, ठीक। और
560 से 780 तक का जो रेडिएशन होता है वो ये रेड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, जैसे सन से या एलईडी बल्ब जो व्हाइट कलर का होता है, उससे अगर यदि रेडिएशन आ रहा है जिसका वेवलेंथ का रेंज 380 से लेकर के 780 तक का है तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर उससे निकलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ का रेंज अगर 380 से 430 नैनोमीटर के बीच का अगर रेडिएशन उससे निकल रहा है तो वो हमें वायलेट कलर का ऑब्जर्व होगा। बात समझ में आई? किसी ऑब्जेक्ट से अगर 380 से 780 तक का कंप्लीट वेवलेंथ की कंप्लीट रेंज का अगर रेडिएशन आ रहा है हमारी आंखों तक, ठीक है, तो वो हमें दिखाई देगा किस कलर का? वो हमें दिखाई देगा व्हाइट कलर का। लेकिन अगर यदि उससे निकलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ का रेंज सिर्फ इतना ही है, ठीक है, 380 से 430 तक का ही वेवलेंथ अगर हमारी आंखों तक आ रही है रेडिएशन का वेवलेंथ, इस वेवलेंथ का रेडिएशन, तो वो हमें वायलेट कलर का दिखाई देगा। बात समझ में आई? अभी आते हैं हम धीरे धीरे आगे तक। सपोज करो कि अगर 525 से, ठीक है, 525 से 560 तक के वेवलेंथ के रेंज का अगर रेडिएशन हमारी आंखों तक आ रही है किसी चीज से रिफ्लेक्ट होकर के या किसी चीज से इमिट होकर के, ठीक है, कोई बल्ब जल रहा है जिससे लाइट जो इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ का रेंज अगर इसमें लाइज करता है तो हमें लाइट ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अगर यदि 560 से 780 तक का वेवलेंथ के रेंज का अगर कोई रेडिएशन किसी बल्ब से निकल करके आ रहा है या किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है तो वो हमें रेड कलर का दिखाई देगा। यहां तक समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों देता है, व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है, और कलर अगर कोई दूसरे कलर का अगर वो दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दिखाई देता है? उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर यदि इंटायर विजिबल रेंज का अगर रेडिएशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इंटायर 380 से 780 तक का अगर यदि रेडिएशन हमारे आंखों तक आ रहा है कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के या किसी बल्ब से निकल करके तो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देगा। और अगर यदि इस जो वेवलेंथ का जो मैंने रेंज यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, इस किसी भी रेंज का अगर किसी भी एक पार्ट से अगर किसी भी एक रेंज का वेवलेंथ अगर इमिट होकर के कहीं से आ रहा है तो हमें इस पर्टिकुलर कलर का दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब हम इस स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, थोड़ा सा सर्कुलर बना देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा सर्कुलर बनाएंगे, इसको टिल्ट करके कर्व बना देंगे। देखो उसके बाद फिर क्या बनता है देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री कलर डायग्राम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर डायग्राम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया कि इसको इस दोनों एंड को लाया और एक सर्कुलर बना दिया, ठीक है। तो जहां से 360 स्टार्ट होगा, ठीक है, जहां से ये 380 जहां से स्टार्ट होगा उसी एंड पे 780 भी आके मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैंने इनिशियल पॉइंट अगर मान लिया कि ये हमारा 380 नैनोमीटर, ठीक है, तो 380 से 430 आएगा, ठीक है, ये हमारा वायलेट कलर का दिखाई देगा। 480 से 460 आएगा, ये हमारा किस कलर का दिखाई देगा, ये डार्क ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है। 460 से 490 अगर आएगा तो ये हमारे पास लाइट ब्लू कलर का दिखाई देगा। 490 से अगर हम देखें तो 525 तक का क्या दिखाई देगा, ये डार्क ग्रीन, ठीक है। 425 से 560 तक देखें तो ये हमारे पास लाइट ग्रीन, ठीक। 580 तक जो है वो हमारे पास येलो कलर का होगा, ठीक है। से लेकर के 650 तक का जो है रेडिएशन वो हमारे पास ऑरेंज होगा, ठीक। और 380 नैनोमीटर यहीं पे है और 780 नैनोमीटर भी यहीं पे है, ये हमारे पास रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर विजिबल रीजन जो है 380 से 780 अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के अगर हमारी आंखों तक आ रहा है वो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देगा।
लेकिन विजिबल रीजन को भी अगर हम डिवाइड करें तो उसके अंदर भी कई सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। और उन पर्टिकुलर किसी कलर का रेडिएशन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सपोज कि अगर यदि 580 से 650 नैनोमीटर का अगर रेडिएशन हमारी आंखों तक आ रहा है तो हमें ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर डायग्राम से कहते हैं हम, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर डायग्राम कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट गिर रहा है, ठीक है, और अगर यदि वो ऑब्जेक्ट विजिबल व्हाइट लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर 380 से 780 नैनोमीटर का रेडिएशन है, ठीक है, कंप्लीट विजिबल रे उसके ऊपर गिर रहा है, ठीक। अगर वो विजिबल रीजन में अगर किसी भी प्रकार का रेडिएशन, किसी भी वेवलेंथ के रेंज का रेडिएशन अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करता है तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो हमें व्हाइट दिखाई देगा, ठीक। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस विजिबल रीजन को इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम इस कंप्लीट वेवलेंथ के रेंज का रेडिएशन अगर किसी के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं जो कि व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, और उसमें से अगर वो ऑब्जेक्ट ठीक है, ये कंप्लीट रेडिएशन हम व्हाइट कलर किसी के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर उसमें से वो ऑब्जेक्ट सपोज करो कि वो 525 से 560 नैनोमीटर के रेंज के वेवलेंथ को अगर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बात समझना, हम अभी पहले बताए थे कि अगर रिफ्लेक्ट होगा 525 से 560 के बीच का अगर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगा और हमारी आंखों तक आएगा तो वो हमें लाइट ग्रीन कलर का दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर, कोई सब्सटेंस इस 525 से 560 की रेंज का रेडिएशन को अगर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, वो अगर सोख ले रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इस कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ऑब्जेक्ट उस कॉम्प्लीमेंट्री कलर का दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यदि इस रेंज का वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, इस रेंज का अगर वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। और हम ये कैसे जानेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, वो हम डिटरमाइन करेंगे इस डायग्राम से, इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर डायग्राम से। मैंने अभी बताया आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस वेवलेंथ रेंज का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा, उसके ऊपर हमने व्हाइट लाइट डाला। व्हाइट लाइट का मतलब है कि 380 से 780 नैनोमीटर का कंप्लीट रेडिएशन का एक रेंज हमने उसके ऊपर डाला, ठीक है। और उसमें से अगर यदि वो ऑब्जेक्ट इस रेंज का वेवलेंथ का रेडिएशन अगर यदि वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा, और वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम डिटरमाइन करेंगे इस डायग्राम से। यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा था कौन सा, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर के सामने देखो, ठीक है, तो वो इस रेंज का, ठीक है, वायलेट से डार्क ब्लू के बीच का वो ऑब्जेक्ट कलर शो करेगा। बात समझ में आई क्या? कि अगर दूसरे टर्म में अगर हम कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें वायलेट से डार्क ब्लू के बीच का अगर कलर वो दिख रहा है हमें, ठीक है, वायलेट से डार्क ब्लू के बीच का कोई कलर अगर हमें वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि जब हम उसके ऊपर व्हाइट लाइट डालेंगे तो वो लाइट ग्रीन कलर को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डार्क ब्लू और वायलेट, ठीक है, वायलेट ब्लू कलर का अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट व्हाइट लाइट में से में लाइट ग्रीन कलर वाले जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आई? देखो अगर ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ये ब्लू से वायलेट कलर का रेडिएशन वो दिखाई देगा। वो ऑब्जेक्ट कैसा कलर का दिखाई देगा, वायलेट से, ठीक है, वायलेट कलर का वो रेडिएशन हमें दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट हमें इस कलर का दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा अपीयर होगा। बात समझ आई कि कोई ऑब्जेक्ट कलर शो क्यों करता है, और अगर यदि वो कलर शो कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, समझ में आया?
ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड अगर कलर शो कर रहा है मतलब वो विजिबल रीजन यानी वो व्हाइट लाइट के अंदर की जो कंपोनेंट्स है, अंदर के जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उनमें से किसी एक को ऑब्जर्व कर रहा होगा और जिसको ऑब्जर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें उस ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा। ठीक है, आते हैं हम अब एग्जाम्पल पे। यहां तक था ये सारा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। जैसे FeCN6 का होल पावर 3 माइनस, ठीक है, होल पावर 3 माइनस। ठीक है, अब देखो अगर यदि ये कंपाउंड आपको मैं दे दूं तो ये पता है किस कलर का दिखाई देगा? ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड आपको दिखाई देगा रेड कलर का। ठीक है, हल्का ये ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक, ऑरेंज रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर आप व्हाइट लाइट डालेंगे तो व्हाइट लाइट के प्रेजेंस में ये जो सब्सटेंस है ये आपको ऑरेंज या रेड कलर का दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर आप यहां से देखोगे, ठीक है, ऑरेंज रेड, तो ये कुछ इस रीजन का ब्लू ग्रीन रीजन का रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा। ठीक है, अपने पास ये सोख ले रहा होगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ब्लू ग्रीन कलर का जो है ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और ये क्या करेगा? ये अपीयर होगा। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि वो व्हाइट लाइट में से व्हाइट लाइट में 6 कलर हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया विवगियो, उसमें से जो ब्लू ग्रीन है उस बीच का रेडिएशन को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो एब्जॉर्प्शन जो है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में एब्जॉर्प्शन 2-3 तरीके से होते हैं मेजरली। ठीक है, पहला डी ट्रांजिशन, दूसरा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तीसरा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, जिसके बारे में कोई भी जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो इस कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर, वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। फिलहाल बस इतना आपको जानना है कि जो कंपाउंड है ये ऑरेंज रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ब्लू ग्रीन कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा व्हाइट लाइट में से। ठीक है, व्हाइट लाइट में वो सारे कलर हैं, ठीक है, उनमें से इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ब्लू ग्रीन कलर अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज रेड कलर का ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। बात समझ में आई? यहां तक सब कुछ क्लियर? ठीक, आते हैं हम अब नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा FeCN6 होल चार्ज इसका 4 माइनस। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सब्सटेंस, ये कंपाउंड जो है ये लाइट येलो कलर का दिखाई देता है। ठीक है, लाइट येलो कलर का दिखाई देता है, अपीयर्ड। ठीक है, अगर ये लाइट येलो कलर का अगर ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि इसे हम अगर व्हाइट लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, ठीक है, एलईडी बल्ब जलाएं वहां पे अगर रखेंगे, ये हमें लाइट येलो कलर का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि व्हाइट लाइट्स के अंदर का जो रेडिएशन है, ठीक है, उनमें से ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर हम देखें व्हाइट का और लाइट येलो का, तो ये कुछ इस रीजन के जो रेडिएशन है ब्लू वायलेट, ठीक है, ब्लू वायलेट कलर का जो रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब कर होता हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा ये पहचानने के लिए बस जस्ट अगर लाइट येलो दिख रहा है मतलब ये ग्रीन और येलो के बीच में लाइज करेगा, तो इसके जस्ट 180 डिग्री पे हमें देखना है कि कौन से कलर का रेडिएशन है। सपोज कि वो अगर यदि हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो हमें रेड कलर का कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके अपोजिट में 190 पे कौन है? यहाँ पे ग्रीन, वो ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब कर रहा होगा। बात समझ में आई? अगर यदि कोई सब्सटेंस है जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, इसके 180 पे, जस्ट 180 पे कौन है? ब्लू कलर, तो वो ब्लू कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जिस भी कलर की हम बात कर रहे हैं उसके 180 डिग्री पे जो कलर है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, तो ये अगर यदि लाइट येलो कलर का अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा हमारा वायलेट ब्लू कलर का, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा।
नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले हम तो CuNH3 4 का होल पावर 2+। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये डीप ब्लू कलर शो करता है, एकदम डीप ब्लू कलर। ठीक है, ये कैसा दिखता है? डीप ब्लू नहीं, ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर अपीयर, ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होगा कि ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? अब वो हम यहां से चेक करेंगे। ठीक है, किधर गया ब्लू कलर? हाँ, ब्लू कलर, डार्क ब्लू। ये कुछ येलो, देखो डार्क ब्लू कलर का ये दिखाई देता है, इसका जस्ट 180 में कौन सा कलर है? वो येलो। तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? येलो कलर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? येलो कलर का जो रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एक हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, बीटा कैरोटीन। ये जो है, ये कंपाउंड जो है ये ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का क्या होता है? दिखाई देता है, अपीयर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है तो ये व्हाइट लाइट में से में कौन सा कलर का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा? वो हम चेक करेंगे कहां से? कॉम्प्लीमेंट्री कलर डायग्राम से। ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब ये ब्लू कलर के रेडिएशन को क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, लाइट ब्लू से लेकर के ये डार्क ग्रीन के बीच के रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आई यहां तक? ठीक, ठीक। एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा? क्लियर सब कुछ? कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों देता है, उसका कलर क्यों होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म ये पढ़ना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कंपाउंड पहला वाला है, ये अगर हमें ऑरेंज रेड कलर का दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर की लाइट में, ठीक है, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर यदि हम एक अंधेरे कमरे में इस सब्सटेंस को रखें और उस कमरे में व्हाइट लाइट जलाने की जगह पे अगर हम ब्लू ग्रीन कलर के लाइट को अगर हम जलाएंगे, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर के अगर लाइट को हम जलाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको इजीली दिखाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उस अंधेरे कमरे में कोई दूसरा लाइट तो है नहीं, कोई दूसरा विजिबल लाइट तो है नहीं, जो भी है वो कौन सा है? हमारा ब्लू और ग्रीन कलर का लाइट। और ये सब्सटेंस क्या कर रहा है? ब्लू ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वहां से कुछ रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, तो हमें वहां पे ये ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। बहुत ही ज्यादा फोकस करके देखोगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट हल्का सा ब्लैक कलर का दिखाई देगा, नहीं तो ये दिखाई ही नहीं देगा, ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं वहां पे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ब्लू ग्रीन कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक, वैसे ही अगर इसको किसी अंधेरे कमरे में रख करके हम वायलेट ब्लू कलर के रेडिएशन को ऑन कर दें तो ये ऑब्जेक्ट हमें वहां इजीली दिखाई नहीं देगा भी तो थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वायलेट ब्लू कलर के रेडिएशन को ये क्या कर रहा है? अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले जा रहा है। बस हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कलर क्यों शो करता है और उसके पीछे का रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एनसीईआरटी बुक में ये टेबल दे रखा है। ठीक, ये है हमारे 3D मेटल सीरीज, ये है हमारे 3D सीरीज के ये मेटल आयंस। ठीक है, जैसे स्कैंडियम 3+, ऐसे। और ये मेटल, ये जो 3D सीरीज के जो मेटल हैं ये फ्री आयंस नहीं है, ये इक्वेटेड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं स्कैंडियम 3+ का, ठीक है, तो ये फ्री नहीं है, इसके साथ वाटर H2O, ठीक है, इसके साथ वाटर जो है वो बॉन्ड बना रखा है। और बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि स्कैंडियम जो है इसके ऊपर 3+ चार्ज है। अगर यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे आयनिक स्टेट में, तो क्या होगा हमारे पास? आर्गन और 3D and 4s 2 and 1। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकाल देने हैं, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। अब देखो डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली वैकेंट हो गया, तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये इस डी ऑर्बिटल को दे देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्यों? ऑक्सीजन।
ठीक है। और इस तरह से ये वाटर के साथ एक बॉन्ड बना करके एक इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसे फ्री आयंस नहीं समझना, ठीक है, ये फ्री आयंस नहीं है, ये वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके ये इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो स्कैंडियम 3+ का अगर यदि वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो उसका कलर जो है वो क्या होगा, कलरलेस, वो किसी प्रकार का कोई कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो व्हाइट कलर का ही दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ये रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उस ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें लाइट जो एब्जॉर्ब करता है उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है डी ट्रांजिशन, ठीक है, डी ट्रांजिशन। देखो ये हमारा स्कैंडियम 3+, ठीक है, जिसके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं टू डिफरेंट स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो एनर्जी को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या दिखता है हमारा, कलरलेस। टिटेनियम 4+ में भी वही होगा, टिटेनियम 4+ में भी डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, जिसकी वजह से ये भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है। लेकिन वही टिटेनियम 3+, इसमें हमारे पास देखो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, D1, ठीक है, ऊपर वाले में D0 था दोनों में, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, लेकिन इसमें D1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। टिटेनियम 3+ का अगर एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके ऊपर व्हाइट लाइट को हम इंसिडेंट करवाएंगे तो व्हाइट लाइट से, ठीक है, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और ये हायर एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और जिसकी वजह से उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है हमारा वो पर्पल कलर दिखाई देगा। बस हमारी वेनेडियम 4+, इसमें भी देखो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, ये डी ऑर्बिटल सबसेल में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, 3+ में भी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आयंस, और वो आयंस किस कलर के शो करते हैं, कौन सा कलर शो करते हैं, ये याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टली आपको दे देगा आयंस इसमें से कि Mn2+ किस कलर, कौन सा कलर शो करता है, ठीक है। वाटर के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है Mn2+ तो वो किस कलर का दिखाई देगा, वो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, तो आप इसे याद कर लेना, ठीक। तो ये था हमारा कलर्ड कंपाउंड ऑफ 3D मेटल सीरीज। कलर्ड क्यों दिखाई देता है और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया आगे, और यहां से ये टेबल आपको याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो 3D मेटल सीरीज है, 3D मेटल है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में वो एज अ कैटलिस्ट उसको यूज किया जाता है, वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है। रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, और उनमें से भी हमें 3D मेटल सीरीज के बारे में ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। 3D मेटल सीरीज के ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना है। तो जो 3D ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे अगर, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हमें कोई केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेना पड़ेगा और उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप कैटालिस्ट के बारे में या कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ पाओगे। इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट रहता है और इधर पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी रिएक्शन जो है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो होता क्या है, उसका एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा होता है। रिएक्टेंट को पहले हमें कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये होता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब वो
ट्रांजिशन स्टेट या उसे एक्टिवेट करेंगे पहले, ठीक है, रिएक्टेंट से उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसे हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए उसे हमें एनर्जी देना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA। ये क्या है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर यदि इस रिएक्शन के रेट को, इसकी स्पीड को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को जो है वो हमें कम करना पड़ेगा और इसीलिए हम कैटलिस्ट को डालते हैं। तो कैटलिस्ट करता क्या है, बेसिकली वो क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है उसे डिक्रीज करता है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक। लेकिन जब हम इसमें कैटलिस्ट डालेंगे, ठीक है, इसमें अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है और ये हमारा बन जाएगा EA डैश, ठीक है। ये मैं इसे जरा सा चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसे EA डैश दे दूं तो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, ठीक है, और EA को मैं यहां फिर से लिख देता हूं, EA एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ठीक। तो क्या करता है कैटलिस्ट, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट तुरंत बढ़ जाता है, ठीक है। और आखिर ये ऐसा करता क्यों है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट, राइट, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल है या और देयर कंपाउंड act as catalyst because they can adopt variable oxidation state, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल, इसलिए ये कैटलिस्ट की तरह भी काम कर जाते हैं। देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इसके लिए, ठीक है, एग्जांपल जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है 2I माइनस, ठीक, 2I माइनस और प्लस H2O8 2 माइनस, ठीक है, यहां से ये I2 बन रहा है और 2SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब इसमें अगर देखोगे आप तो आयोडीन जो है I माइनस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। तो इसका हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर रहा है, बात समझ में आई क्या। तो इसका यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। और यहाँ पे अगर आप सल्फर का देखोगे तो सल्फर का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पहले कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x माइनस 16 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 7, ठीक है। सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ से +7 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे +6 है। यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब कि आयोडीन, ठीक है, एक आयोडीन जो है, ठीक है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है और यही इलेक्ट्रॉन ये इसमें जा रहा है, ठीक है, सल्फर के पास,
तभी तो इसका +7 से +6 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसका -1 से 0 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी रिलीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी। ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है। अब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक जाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैटलिस्ट डालेंगे, ट्रांजिशन मेटल को डालेंगे। तो ऐसा ट्रांजिशन मेटल जो क्या करे, इसके इलेक्ट्रॉन को इससे आसानी से ले ले और इसको फटाक से कन्वर्ट कर दे किसमें, I2 में, और वो जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो इलेक्ट्रॉन दोबारा जाकर के सल्फर को दे दे और इसको फिर कन्वर्ट कर दे SO4 2- में। तो इससे इसका रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और वही होता है इसमें जब हम इसमें Fe3+ डालते हैं। ये क्या करता है, हमारा Fe3+ क्या करता है कि 2I- है, इससे क्या करता है, दो हम यहाँ पे Fe3+ लेंगे और ये बना लेगा I2+ 2Fe2+। ठीक है, देखो होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है। ठीक है, यहां से आयोडीन से सल्फर में इलेक्ट्रॉन जब जा रहा था ना, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, इसलिए रिएक्शन का रेट थोड़ा सा स्लो था। लेकिन जैसे ही इसमें हमने आयोडीन को डाला, आयरन को डाला, ये आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से ले रहा है। ठीक है, और इसको I2 में कन्वर्ट कर दे रहा है, और बाद में इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये क्या करेगा, उस सल्फर को आसानी से ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, Fe2+ था, ये क्या करेगा, S2O8 2- से इसको कन्वर्ट कर देगा, Fe3+ में पहले कन्वर्ट होगा और साथ में 2SO, साथ में ये 2SO4 2- में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो इस तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जनरली ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के मैकेनिज्म से ही आप ये समझ पाओगे कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैसे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म से आप ये समझ पाओगे कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैसे एज अ कैटलिस्ट वो काम करते हैं। ठीक है, जिसका मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।